Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article. Definitely today article as usual is from Tha News. So आज एक इम्पोर्टेंट बात के आज जब आर्टिकल में पढ़ूंगी तो इसमें आपको मैम से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैम हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप हमें डिफरेंस बता दें, क्योंकि मैं कमेंट में आपको इस तरह एक्सप्लेन नहीं थी कर सकती, तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है कि अंडरस्टैंड करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो, आप इंग्लिश जानते हो, आपके टेंसेस क्लियर है, स्टेट ऑफ बीइंग स्टेट ऑफ एक्शन क्लियर है, आपके कॉस्टिव कंडीशनल सेंटेंसेस क्लियर है, तो ये एक बहुत ही इजी सा एक टॉपिक है जो कि इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है। ये आपको एडवांस लेवल पे लेके जाता है। तो एज अ टीचर अगर आप बिगनर हो, अगर आप सब कुछ इंग्लिश में जानते हो, लेकिन एज अ टीचर मेरा ये है फ़र्ज़ है कि अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो आई हैव टू आंसर दिस। मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि छोटा छोटा आपको डिफरेंस बता दूँ कि क्या किस तरह आप पहचान सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इस दोनों की मतलब पहचान के लिए, इसमें डिफरेंस के लिए आप लोगों को एक फुल कमांड होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। एंड द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज़ व्हाई द नंबर्स मैटर, कि नंबर्स क्यों मैटर करते हैं। अब जिस तरह मैंने जब इसका ये टाइटल पढ़ा तो मुझे लगा हो ये एग्जाम्स के मार्क्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसकी डिटेल पढ़ी तो इट वाज अ डिफरेंट आर्टिकल। सो लेट्स रीड दिस डिटेल एंड व्हाइल रीडिंग आई विल एक्सप्लेन द आंसर ऑफ क्वेश्चन। नो वन नोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द मदरसास इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं नो वन नोज, कोई नहीं जानता, द एग्जैक्ट कहते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ मदरसाज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मदरसा की एग्जैक्ट नंबर क्या है, ठीक है। नॉट द गवर्नमेंट नॉट द मदरसा लीडरशिप, कहते हैं ना ही गवर्नमेंट जानती है ना ही मदरसा की लीडरशिप जानती है। एंड नॉट द इंडिपेंडेंट एजेंसी, और जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं पाकिस्तान में कि कोई एक एजेंसी उठ के ये कहे कि भाई मदरसा की तो तादाद ये है, कहते कोई भी नहीं जानता। अब ये देखेंगे ये जो आर्टिकल ये जो है ना इसमें लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में, इसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं है इसको पहचानना कि प्रेजेंट जो इंडेफिनेट होता है उसको कैसे पहचानते हैं कि उसमें कुछ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। इसमें सिंपल जो आपके पास क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा होता है। अब हम ये यूज़ कब करते हैं, जो है ना क्वेश्चन वो यहाँ आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता है कि हैबिट हमें बताता है, रोज़मर्रा काम बताता है, ये फैक्ट बताता है। तो ये फैक्ट है एक, वो बात कर रहा है कि भाई कोई भी नहीं पाकिस्तान में जानता कि मदरसा की टोटल तादाद कितनी है, एग्जैक्ट तादाद कितनी, ना ही गवर्नमेंट ना ही लीडरशिप कोई भी नहीं जानता। तो ये किस तरह हम लोग देखे जानते हैं, एक तो जो हम खुद पहचान करते हैं इंग्लिश की कि ता अलिफ ता आ गया तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है। और दूसरा जो मैं कंडीशन बताती हूँ कि कंडीशन के हिसाब से आप अगर इंग्लिश पढ़े तो आप बहुत से जगह आपकी इंग्लिश आसान हो जाएगी उसको बोलना और उसको लिखना। तो ये एक फैक्ट है, अभी तक का ये फैक्ट है कि कोई भी नहीं जानता, आज के दिन तक जब तक ये रिपोर्ट है कोई भी नहीं जानता कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो ये फैक्ट हो गया, फैक्ट होगा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। ईच एंटिटी ऑफर इट्स एस्टिमेट, एंटिटी का मतलब होता है हस्ती, वजूद या हकीकत या एक फ्रीक, कहते हैं ईच हर एक फ्रीक है, ऑफर्स वो ऑफर करता है, इट्स एस्टिमेट के वो अपना जो एस्टिमेट है वो ही बताता है। तो इसी तरह क्या है जी, ईच एंटिटी हर फ्रीक ऑफर इस एस्टिमेट, उसने एस्टिमेट लगाया है वो उसको ऑफर करता है, वो बताता है कि ये एस्टिमेट ये है। आगे जी आगे एक जिसको ये कंफ्यूजन है जिस भी स्टूडेंट को के क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये उनके लिए है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए क्लेमिंग देयर टू बी द मोस्ट एक्यूरेट। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँ कि ये जो है एंड ईच एंटिटी, ये क्या है मतलब हर फ्री क्लेमिंग वो अपना एस्टिमेट ऑफर करता है, किसी एक तो ऑफर कर रहा है, साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्वालिटी हम बताते हैं कि क्लेमिंग देयर टू बी द मोस्ट एक्यूरेट, ये दावा करते हुए कि जो उनकी जो एस्टिमेट है वो मोस्ट एक्यूरेट है, टू बी द मोस्ट एक्यूरेट बहुत ही एक्यूरेट होने का, ठीक है। अगर आप ये देखें, ये देख क्लेमिंग लिखा हुआ है, क्लेमिंग क्या है, ये एक वर्ब है। आपको पता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होती है, और मैंने ये पहले भी बताया था
उसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता। एक तो सब्जेक्ट नहीं है उसके साथ, ठीक है जी। और दूसरा, पहले आपने ये रखना कि अगर कोई भी आपको ऐसा एक वर्ब मिला है जिसके आईएनजी है, और आप ये बात याद रखें, आप कहेंगे मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट नहीं है। तो ये देखें, उससे पहले कोमा लग के उन्होंने बात खत्म की होगी कि नेक्स्ट जो सेंटेंस आ रहा है वो एक नई बात आ रही है, पीछे वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। कोमा लग गया, आगे जो बात आएगी अगर उसके साथ सब्जेक्ट नहीं है, इज आ रहा है, वॉज वर, कुछ भी गवर्नमेंट का वर्ड, आपको पता है सब्जेक्ट जिस चीज की हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, जिसका मतलब है सब्जेक्ट पीछे रह गया है, पीछे के ही रह गया है। आगे हमने डायरेक्ट उनके वर्ब की बात की है, क्लेमिंग, क्लेम करते हुए, हमें पता ही नहीं किसने क्लेम किया है, लेकिन अगर हम पूरा आर्टिकल यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किसने क्लेम किया है। लेकिन यहाँ उसने उनका नाम नहीं लिखा, ये देखे, क्लेमिंग देयर, क्लेम करते हुए, दावा करते हुए, देयर, अपनी, अपनी जो उनकी थी, उनका जो एस्टिमेट है, टू बी, तो मतलब होना, द मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। जिसका मतलब है कि उन्होंने हर जो फ्रीक है वो अपना एस्टिमेट ऑफर करता है, दावा करते हुए कि उनका जो एस्टिमेट है वो क्या है जी, वो मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है। जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं ना, तो उसने क्या किया जी, खाना खाते हुए उसने अपने भाई को थप्पड़ मारा। तो एक खाना खाते हुए, ही स्लैप्ड, ठीक है, ही स्लैप्ड हिज ब्रदर, ठीक है। अगर हम कोमल लगा दे तो हम कहेंगे ईटिंग फूड। तो ये क्या आ जाएगा, ईटिंग फूड क्या है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो हम कंडीशन बता रहे हैं कि उसने अपने भाई के मुंह पे थप्पड़ तो मारा, लेकिन कब मारा, खाना खाते हुए, ठीक है। तो ये होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भाई। एक तो ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट जो पीछे जुमला होता है, मतलब कोमा, कोमा से पहले जो जुमला होता है उसके अंदर लिख दिया जाता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं तो हम डायरेक्ट वर्ब लिख के आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं उसकी, तो उसका कहीं ना कहीं सेंस आता है करते हुए, ठीक है, या करना के सेंस में, उसकी ट्रांसलेशन आती है। अब दूसरा जो इसमें जो डिफरेंस है ना, वो मैं बताती हूँ आपको। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होते, ठीक है। एक तो सब्जेक्ट नहीं है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हम कहते हैं ना कि वो गाना गा रही है, यहाँ लिख देती हूँ, वो गाना गा रही है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आया, आगे हेल्पिंग वर्ब भी आया, शी इज सिंगिंग सॉन्ग, यही होता है ना गाना गाना, शी इज सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रही है। तो इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। लेकिन आप ये देखें, जो पार्टिसिपल है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसमें देखें कि सिर्फ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आई है, इसमें ना ही सब्जेक्ट आया है और ना ही वर्ब आया है। इनके बगैर अगर आप देखें कि आईएनजी फॉर्म यूज हुई है किसी सेंटेंस में, तो आप फटाफट पहचान लें कि ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं बात में ये हम कह रहे हैं कि दावा करते हुए कि उनके पास जो एस्टिमेट है, जो नंबर्स का एस्टिमेट है, वो सबसे एक्यूरेट है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि सिंपल से वर्ड में आपको बता दूं कि क्या डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन अगर आप ये इंग्लिश की बहुत, क्या कहते हैं, बहुत नाजुक सी जो बातें होती हैं ये वो वाली है कि इसमें लिटिल छोटा सा डिफरेंस है इन बातों में, लेकिन ये आप, ये राइटिंग आपकी स्पोकन को, मोस्टली ये राइटिंग में यूज होते हैं। जो प्रेजेंट ये पार्टिसिपल है, ये 7 पार्टिसिपल होते हैं और मोस्टली ये राइटिंग में यूज होते हैं, स्पोकन में तो हम यूज ही नहीं करते। स्पोकन में हम यूज करेंगे तो हम वाइल का वर्ड लगा के यूज करेंगे, क्योंकि जो ये जो कोमा होता है ना, वो वाइल को रिप्लेस करते हैं। ये एक और भाई आपको बता रही हूँ जो कि एडवांस लेवल का है, आपको और फिर कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप अभी ये छोड़ो, आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस है, ठीक है। और जो मैंने आपको बता दिया है, आप 2 3 4 दफ़ा कोई आर्टिकल पढ़ो न्यूज़पेपर का और उसमें आएगा तो आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे। अगर फिर भी आपको नहीं आता तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द नंबर आर क्रिटिकल। कहते हैं जो नंबर है ये बहुत क्रिटिकल है। इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड सेमिनार, इफ वी आर टू अंडरस्टैंड द सेमिनार। अब ये एक और ग्रामर का रूल है कि वी आर टू हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये एडवांस लेवल कहना है, ये इन्फिनेटिव का यूज है, ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन अभी नहीं बताऊंगी कि आप फुली कंफ्यूज हो जाओगे, आपको इंग्लिश से नफरत हो जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन सुन के, ठीक है जी। ये फिर आपको बताऊंगी।
अब रेगुलर थोड़ी सी और वीडियोस अपलोड करूँगी, उसमें जब और थोड़े से रूल बताऊँगी, जब इन्फिनेटिव का मतलब बेसिक से जब कुछ आना शुरू हो जाएगा ना इस आर्टिकल्स में, तो फिर ये एडवांस इन्फिनेटिव भी आपको मैं बता दूँगी। ठीक है, इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड, अगर हमने अंडरस्टैंड करना है द सेमिनार्स के स्कोप को, स्केल को, क्वालिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, आउटरीच, स्पोर्ट बेस एंड द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, हमने अगर कहते हैं ये बहुत क्रिटिकल है, ये नंबर बहुत क्रिटिकल हैं, अगर हमने ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि जो क्वालिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, आउटरीच, स्पोर्ट बेस, ऑल दीज थिंग। अगर देखा जी, रिग्रेटेबली, ठीक है जी, इसका मतलब अफसोस के साथ, ठीक है, रिग्रेटेबली अफसोस के साथ, द स्टेट एज वेल एज द मदरसा, कहते हैं पाकिस्तानी स्टेट एज वेल एज द मदरसा लीडरशिप, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ साथ जो मदरसा लीडरशिप है वो भी हैव क्रिएटेड कन्फ्यूजन, उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है, वेयर जहाँ रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न, जहाँ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। कहते हैं ना सिर्फ स्टेट ने बल्कि मदरसा की लीडरशिप ने भी, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ साथ मदरसा की लीडरशिप ने भी, इस तरह कहते हैं ना कि अली के साथ साथ उमर ने भी, अली के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल उस्मान ने भी, तो हम कहेंगे अली एज वेल एज उस्मान। ठीक है, हुकूमत के साथ साथ मदरसा लीडरशिप ने भी हैव क्रिएटेड कंफ्यूजन पैदा कर दी है। ठीक है, वेयर द रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न, जहाँ रजिस्ट्रेशन कंसर्न है, जहाँ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, जहाँ रजिस्ट्रेशन पर तवज्जो करनी चाहिए। आगे देखें, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, वो कंडीशन बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने कंफ्यूजन पैदा कर दी, वो बता रहे हैं कॉजिंग द इशू टू ओवरशैडो द इक्वली इम्पोर्टेंट डिबेट ऑन द नेशनल इम्पैक्ट ऑफ दीज रिलीजियस स्कूल, पैदा करते हुए कंफ्यूजन, नहीं, पैदा करते हुए इशू टू ओवरशैडो, कहते क्या जो इशू है, क्या इशू करना, क्या पैदा करते हैं इशू, तो कहते हैं टू ओवरशैडो, एक इशू पैदा करना, टू ओवरशैडो उसको मांद करना, जो उसको कम करना, द इक्वली इम्पोर्टेंट डिबेट, जो इक्वली इम्पोर्टेंट डिबेट है, द नेशनल इम्पैक्ट ऑफ दिस रिलीजियस स्कूल, जो नेशनल अगर ये हुकूमत के इख्तियार में आ जाएंगे तो रिलीजियस स्कूल पे और क्या इम्पैक्ट होगा। कहते हैं इसकी जो एक इम्पोर्टेंट जो डिबेट है उसको ओवरशैडो करने के लिए वो ना इशू वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कासिंग इशू पैदा कर रहे हैं, टू ओवरशैडो क्यों कर रहे हैं, टू लगा के आगे हम रीजन बता रहे हैं, टू ओवरशैडो द इक्वली इम्पोर्टेंट डिबेट ऑन द नेशनल इम्पैक्ट ऑफ दीज रिलीजियस स्कूल, जो हमारा इक्वली इम्पोर्टेंट डिबेट होगी ना उसके ऊपर नेशनल इम्पैक्ट ऑफ दीज रिलीजियस स्कूल के, हुकूमत के अगर ये अंदर में आ जाए तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। The registration issue has been exploited by the JUI to consolidate its control over these seminars. कहते हैं जो रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन इश्यूज, रजिस्ट्रेशन के बारे में जो इशू है, हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड बाय द JUI। एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। रजिस्ट्रेशन इशू हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड, रजिस्ट्रेशन का जो इशू है वो हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड, वो उसको यूज़ कर रहे हैं बाय द JUI वाले उस मतलब इशू को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। कहते क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर टू लगा के हम लोग उसकी रीज़न बता रहे हैं, टू कंसोलिडेट इट्स कंट्रोल ओवर द, मजबूत करने के लिए अपने कंट्रोल को, ओवर दी सेमिनार्स, अपने इस तरह जो सेमिनार्स हैं उनके ऊपर, स्ट्रेंथन दी पार्टी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की वो जितनी भी है ना, मतलब उनकी जो डिबेट है, उनका जो सब कुछ है अपना जो आइन है उनका पॉलिटिकल पार्टी का, उसको मजबूत करने के लिए, एंड रेजिस्ट स्टेट रेगुलेशन, और वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, मुखालफत करते हैं स्टेट रेगुलेशन की, कि जो स्टेट रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करे हुकूमत इन मदरसास को, ये अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए वो इस जो रजिस्ट्रेशन का है वो इशू जो हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, उसको अपने फ़ायदे के लिए JUI इस्तेमाल करे कि अगर जैसे अगर वो इशू अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वो कैसे ये सब उनका अपना कंट्रोल खो देगी, फिर वो अपने पॉलिटिकल उनकी पार्टी ही मजबूत नहीं, क्योंकि उनका एक होल्ड है, उनके एक मजबूत उनके मदरसास हैं, तो इस वजह से वो ये सब करें। द डिबेट ओवर मदरसास रेगुलेशन रिवॉल्व्स अराउंड, कहते हैं जो डिबेट है ना किसके ऊपर, ओवर मदरसास रजिस्ट्रेशन, मदरसा के रजिस्ट्रेशन पे रिवाज घूमती है, अराउंड गिर्द वेयर इट शुड बी कंडक्टेड,
कहते हैं ये कहाँ कंडक्ट होना, कहते हैं अब आप सब लोग कहेंगे कि हम ये कहीं जा रहे हैं कि उनके जो इशू चल रहा है, क्या इशू चल रहा है, तो वो इशू ये चल रहा है कि हाँ, द डिबेट ओवर द मदरसा रजिस्ट्रेशन revolves around whether it should be conducted through the Directorate General of Religious Education or the Society's Registration अमेंडमेंट एक्ट 2024। कहते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन डिपार्टमेंट में थ्रू इसकी रजिस्ट्रेशन की जाए कि वो इसको देखा करे, या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 के जरिए इसकी रजिस्ट्रेशन की जाए। ये था जी आज का आर्टिकल। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।